हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपकी तैयारी वगैरह बढ़िया चल रही होगी। सो एज यू ऑल नो, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को कंप्लीट किया था और आपको ये भी पता होगा कि हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ 10 12 15 क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ताकि एक जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है उस पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से वो हमें मिल सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, यू नो along different examinations like NDA, CDA, CAPF। कई बार मैं सिविल सर्विसेज के भी जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको भी पिक कर लेता हूँ, आपको ये दिखाने के लिए कि जितना आप पढ़ रहे हैं उतना सफिशिएंट है। अगर उसी को आप बेस बनाकर जो PYQs हैं उसको सॉल्व करते हैं तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। साइंस अपने आप में एक इजी सब्जेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी है, थोड़ी सी मेहनत हमें चाहिए होती है वहाँ पर, है ना। तो इसीलिए आज मैं फिर से उस रिचुअल को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं चैप्टर के बाद, आज फिर से हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, आई होप कि आपने लास्ट क्लास को कवर किया होगा अच्छे से। अगर आपने कवर किया है तो इट्स बेस्ट थिंग टू डू कि भाई उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लें, है ना। फॉर दोज हु वांटेड टू नो कि आगे हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, तो अगला चैप्टर होगा हमारा ग्रेविटेशन। ठीक है, और जो थोड़े छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं उनको भी मैं कवर करवा दूंगा विद इन ड्यू टाइम फ्रेम। ठीक है, तो किसी बात का लोड नहीं लेना है, मैं हूं इधर, है ना। शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। ये भी जो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ सारे ही प्रीवियस ईयर हैं अलोंग द डिफरेंट एग्जामिनेशन, योर CDS, NDA एंड CAPF, है ना। एट द सेम टाइम ये सारे क्वेश्चंस मैंने बिग डैडी प्रोग्राम से पिक किए हैं, जो कि एक PYQ प्रोग्राम है हमारा, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और उसका न्यू बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है 1 जनवरी से, हम शायद उसको शुरू कर रहे हैं, इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू टू वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करें तो, क्योंकि एज आई ऑलवेज से 3 पिलर्स होते हैं हमारे टू क्लियर द एग्जामिनेशन। पहला होता है हमारा कंसेप्चुअल क्लियरिटी, दूसरा होता है हमारा रिवीजन और तीसरा होता है प्रैक्टिस। तीनों में से कोई अगर एक भी आपका सही नहीं है तो फिर आप मुसीबत में आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का जो भी हमारा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है देवियों और सज्जनों। देखिए, सोचिए, पहले तो पॉज कीजिए वीडियो, देखिए, समझिए और उसके बाद फिर करना शुरू कीजिए। अगर आप कर पाते हैं दैट्स वेरी गुड, नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करके देख सकते हैं। ठीक, मैं रोकूंगा नहीं ताकि टाइम का वो इशू ना हो, आप चीज़ें आराम से देख पाएं। थोड़ी ही देर में हम कंप्लीट कर रहे होंगे सारी चीज़ों को, है ना। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 220 वोल्ट्स। ठीक, एंड द करंट थ्रू इट इज, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल्स के बीच में, पहला तो हीटर का है 220 वोल्ट और दूसरा है उसके क्रॉस जो करंट जा रहा है दैट इज 0.5 एम्पियर। आप एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखेंगे कि भाई यूनिट कौन कौन सी यूज़ हो रही है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो वहीं पर आपका यूनिट का भी जो सेक्शन है वो आपको याद होता जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द करंट थ्रू द हीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द हीटर इज 120 वोल्ट। बोल रहा है कि अगर वोल्टेज को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो उस केस में फिर करंट क्या होगा। ठीक, यानी कि हमें V1 दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक, हमें I1 दिया हुआ है दैट इज 0.5 एम्पियर, हमारे पास V2 दिया हुआ है दैट इज 120 वोल्ट और हमसे I2 पूछा गया है कि भाई बता दो वो क्या होगा। आपको याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कि ओम्स लॉ को आप बहुत ध्यान से याद कर लेंगे। क्या कहता है ओम्स लॉ? V इक्वल टू IR। ठीक, कुछ नहीं करना है, V1 इक्वल टू I1R, V2 इक्वल टू I2R लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आइए यूज कर लेते हैं। पहले तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, किसी में भी पुट करके आप अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो आप इजीली निकाल सकते हैं। V1 का यूज करके मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, एक्चुअली V1 से ही निकलेगा वो, है ना। V1 क्या दिया है हमारे पास 220 वोल्ट, I1 क्या दिया है हमारे पास 0.5 एम्पियर इंटू R हम निकालना चाह रहे हैं, है ना। बताओ भाई कितना होगा, ये कट जाएगा, 5 चौका 20, 2 22, 5 चौका 20 और पॉइंट है तो एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R इक्वल टू 440 ओम हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब कुछ नहीं है, बस इसी रेजिस्टेंस को उठा के यहाँ पर रख देना और हमें आंसर मिल जाएगा। V2 क्या दिया है, सॉरी V2 क्या दिया है हमारे पास 120 वोल्ट, I2 हमें निकालना है और हमारे पास R कितना हमने निकाला है 440 ओम्स। बस I2 कितना हो जाएगा 12/44।
4 3 12, 11 चौक 44, यानी कि 3/11 पॉइंट लगा के यहाँ पर करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। 11 दूनी 22, यानी कि 0.2 समथिंग आंसर आना चाहिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कंसेप्चुअली करते इसको तो शायद आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, क्योंकि आपको यहाँ पर 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो रिस्की हो सकता है आपके लिए, अगर आप कंसेप्ट्स को उतना बेहतर समझ नहीं पाते हैं तो। बट दिस प्रोसेस इज नॉट दैट लॉन्ग, आप आराम से इस चीज को भी कर सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, सिंपल मैंने कुछ नहीं किया है, बस ओम्स लॉ का जो यूज किया है और ये चीज हमने सॉल्व की है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एनडीए में भी आए हुए हैं, सीडीएस में भी मैंने देखे हैं, और एक क्वेश्चन मैंने सीएपीएफ का भी देखा हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना है, इस चीज को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपको अक्रॉस दे देगा कि भाई इतना वोल्टेज है, फिर उसके बाद वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा तो पूछ लेगा करंट कितना है ना। हो सकता है कि अगली बार करंट के केस में आपको ये चीज देके पूछ ले कि भैया रेजिस्टेंस बता दो, या फिर वोल्टेज बता दो, कुछ भी पूछ सकता है। इसी के क्रॉस घुमाएगा, ज्यादा नहीं कुछ करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द बल्ब वुड ग्लो द मोस्ट, है ना। बताओ, ये काफी ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एक्चुअली। कंसेप्चुअल नहीं है आपका, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। सीएपीएफ का क्वेश्चन है ना। मुझे याद नहीं है कि कब का है, लेकिन सीएपीएफ का क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से देखेंगे। आई होप दिख रहा है आपको, है ना। ये देखिए, ये पहला सर्किट है, ये दूसरा सर्किट है, ये तीसरा सर्किट है, और ये चौथा सर्किट है। देखकर मुझे ये बताइए कि किसमें ज्यादा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, है ना। आप सोचिएगा, पॉज करके वीडियो को, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, है ना। अब देखो, यहां पर एक सिंगल बैटरी का यूज हुआ है, ठीक है, ये सिंगल बैटरी का साइन है। यहां पर 2 बैटरीज यूज हुई है, यहां भी सिंगल बैटरी यूज हुई है, यहां पर 2 बैटरी यूज हुई है। तो इट्स ऑब्वियस कि जहां पर अगर हम सिंगल बैटरी का यूज कर रहे हैं, वहां पर उस तरीके से चीजें नहीं होंगी, है ना। मतलब वहां पर लिमिटेड वोल्टेज मिलेगा, कहने का मतलब ये है ना। यानी कि एक सेकेंड, चलता क्यों नहीं है कभी कभी। हाँ, यहां पर भी सिंगल बैटरी है, इधर भी सिंगल बैटरी है, ठीक। अब अगर सिंगल बैटरी है तो लिमिटेड वोल्टेज मिलेगा, तो ये दोनों ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। अब बचते हैं 2 बैटरी वाले, एक ये है डबल बैटरी वाला, एक ये है डबल बैटरी वाला, ठीक। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये चीज सीरीज में कनेक्टेड है, जो दोनों बल्ब्स हैं, और यहां पर दोनों पैरेलल में, है ना, पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड है, ठीक। अब आप ये बताइए कि सीरीज में ज्यादा ग्लो करेगा या फिर पैरेलल में ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो बल्ब्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है ना। जहां भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ध्यान से सुनना है इस लाइन को, जहां भी रेजिस्टेंसेस जो है हमारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, उससे टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है सर्किट में, ठीक। इसके कारण क्या होता है, करंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है एट अ गिवन वोल्टेज, ठीक। मैं लिख देता हूं एक्चुअली छोटा मोटा, जहां पर भी हमारा सीरीज में कनेक्टेड है तो वहां पर हमारा रेजिस्टेंसेस जो होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक, सर्किट में। इससे करंट क्या हो जाएगा हमारा, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक, एट अ गिवन वोल्टेज। तो इसमें ब्राइटनेस का क्या होगा, वो कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि वोल्टेज जो है हमारा यहाँ पर, जो हमारा वोल्टेज है वो 2 बल्ब्स में मतलब आपस में शेयर कर रहे हैं। दो जो वोल्टेज है उसको 2 बल्ब शेयर कर रहे हैं आपस में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ऑटोमेटिकली ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज ये सीरीज में है। क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा करंट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर करंट डिक्रीज होगा एट अ गिवन वोल्टेज तो वोल्टेज शेयर होगा बिटवीन 2 बल्ब्स, ठीक। तो हमारा पैरेलल वाला सर्किट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये चीज बताई थी, कहां पर वोल्टेज सेम होता है, कहां पर करंट सेम होता है, ठीक। करंट कहां सेम होता है, सीरीज में। जितना आप करंट भेज रहे होते उतना आपको करंट मिल जाता है, डिवाइड नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या वहां पर वोल्टेज सेम होता है, सोचिएगा इस बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाओ। सिंपल क्वेश्चन, कोई भी इसमें बहुत ज्यादा 30 मार्क खान वाली बात नहीं है। 30 मार्क खान, हाँ 30 मार्क खान वाली बात नहीं है सॉरी। तो आप देख सकते हैं, सिंपल सा सर्किट है ना। पहले ये बताओ कि सीरीज का सर्किट है या फिर पैरेलल का सर्किट है। तो आप बोलेंगे सर सीरीज का सर्किट कैसे हो सकता है, आप यहां पर देख रहे हैं कि करंट हमारा जो है वो डिवाइड हो जा रहा है ना, यानी कि सीरीज सर्किट तो नहीं है, ये पैरेलल सर्किट है, ठीक है। हम सीरीज को यूज कर रहे होते हैं अपने घर में या फिर पैरेलल सर्किट को यूज कर रहे होते हैं, आपको आपका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि भाई हम घर में सीरीज को यूज करते हैं या फिर पैरेलल को यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये भी अगर बता पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, पता चलेगा मुझे भी कि आता है सही पढ़ा है मैंने,
सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई हमें इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है और करंट जो भी है 3 एम्पियर दिया हुआ है इसके अलोंग, और हमें वोल्टेज निकालना है और करंट भी निकालना है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप मुझे रेजिस्टेंस निकाल के बताएं इसका। चलिए हम पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, ऑल तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी निकालेंगे। पैरेलल के केस में मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो भी दिया हुआ है जितने भी। यहां पर क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 यानी कि 100, 1/R2 यानी कि 200, 1/R3 यानी कि 300। एलसीएम लोगे 600, 6 प्लस 3 दूनी का 6 यानी कि 11/600। तो 1/R इक्विवेलेंट जो है हमारा वो 11/600 आ रहा है, ठीक। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 600 में 11। सॉल्व कर लेना, देख लेना, समथिंग 11 5 55 और 55 6 60, समथिंग 54 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका आंसर, है ना। तो देख लेना, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वोल्टेज और करंट। यहां पर देख सकते हो आप, वोल्टेज और करंट हमसे पूछा गया है। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, ये भी जरा आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। अब हमको दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सिंपल चीज, ओम्स लॉ, है ना। क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। देखो करंट दिया हुआ है कितना, 100 ओम, और इसके अलोंग ही हमें दिया हुआ है करंट 3 एम्पियर्स। रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम और करंट दिया है 3 एम्पियर्स। सिंपल ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक। करंट कितना है, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम और करंट कितना है 3 एम्पियर। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 300 वोल्ट्स, ठीक। ओम्स लॉ से हमें वोल्टेज मिल गया, है ना। अब हमें निकालना है करंट। क्या निकालना है, करंट। सिंपल हम अगेन ओम्स लॉ का यूज करेंगे, V इक्वल टू आई आर है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा क्या, इसी को बस मैंने शफल कर दिया है, ठीक। लगा दो बस फॉर्मूला। I1 के क्रॉस क्या हो जाएगा, I1 कितना है हमारा, सॉरी हाँ सॉरी, I1 के क्रॉस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है हमारा R1, R1 अपॉन में सॉरी V1/R1 हो जाएगा ना, V/R1, ठीक है। V कितना है हमारा 300, रेजिस्टेंस कितना है 100। उसी तरीके से अक्रॉस सेकेंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा करंट, 300/200। थर्ड के अलोंग कितना हो जाएगा 300/300, ठीक है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा हमारा 1। कुछ नहीं करना, बस ऐड कर देना है तीनों को, I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट डिवाइड होता है पैरेलल में, ठीक। ऐड कर दो इनको, कितना हो जाएगा 5.5 एम्पियर। वोल्टेज हमारा कितना आया था 300 वोल्ट, करंट कितना आया है हमारा 5.5 एम्पियर। ये करने में जैसे कि मैंने बताया ना, तो अब मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे चीज़ों को, स्टेप्स बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, रट्टा मार के नहीं आया मैं इस चीज़ को, है ना। तो उसमें टाइम जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसको 1-2 बार इन चीज़ों को, और जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप अपनी स्पीड पे कर पाएंगे, क्योंकि समझाने का वहाँ पर ऐसा नहीं होगा ना कि भाई पहले हम रेजिस्टेंस निकाल के समझा रहे हैं या फिर हम फिर ओम्स लॉ को बोल रहे हैं कि भाई V इक्वल टू आई आर। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यू कैन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के लिए वहां पर स्टेप के थोड़ी मार्क्स दे रहे हैं वो आपको, है ना। तो आप जल्दी जल्दी करेंगे तो इजीली हो जाएगा ये। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5.5 एम्पियर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया है 300 वोल्ट्स, आप इसको टिक कर सकते थे, ठीक है। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी जितना मैंने बताया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप बोलेंगे सर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं क्या, नहीं न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली उनके ऊपर ही थोड़ा ध्यान दिया है कि जो वेरिएशंस है मैं एटलीस्ट उनको कवर कर पाऊँ, ताकि यू नो आपको बेनिफिट हो जाए। क्योंकि बाकी सारे सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं, फ्यूज के ऊपर, वही टंगस्टन के ऊपर कि कौन सा वायर यूज करते हैं, कहाँ पर, क्यों यूज कर रहे होते हैं, सेम चीजें R इक्वल टू रो एल बाई ए का फॉर्मूला बार बार मल्टीपल टाइम्स यूज हुआ है ना। तो वो सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं जो मैंने क्लास में पढ़ा दिया, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें, है ना। मैं बस चाहता था कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस करें, इसलिए मैं इसको लेकर आया, है ना। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स 20% ऑफ इट्स पावर कंजप्शन इनटू लाइट, ठीक है। यानी कि जो लाइट है मतलब वो कन्वर्ट हो रहा है 20% कंजप्शन हो रहा है लाइट में, एंड द रिमेनिंग पावर डिसिपेटेड इनटू हीट,
मैंने बताया था आपको जूल्स भैया का फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, याद होगा। मैंने उसमें बताया था किस तरीके से जो हीट में कन्वर्ट हो जाती है हमारी जो एनर्जी है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। द बल्ब फिलामेंट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम होना चाहिए एंड करंट दिया है 2 एम्पियर। ठीक है, इफ द लाइट बल्ब रिमेन ऑन फॉर 10 आवर्स, यानी कि टाइम भी दिया है कि भाई 10 घंटे तक लाइट जलती है, एंड द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज, यहां पर होना चाहिए 5 रुपीज। ये छूट गया है हमारे टाइपिस्ट से। ठीक है, या फिर उन्होंने अच्छे से स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग द लाइट। एक्चुअली में क्या बोल रहा है यहाँ पर ये कि रेजिस्टेंस भी दिया है हमारे को, यहाँ पर हमें करंट भी दिया हुआ है, हमें ये भी बताया है कि भैया 10 घंटे तक जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज भी बता दिया है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि भाई एक्चुअली में जो कॉस्ट है प्रोड्यूस करने का कितना लाइट हो रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है सिंपल बात में, है ना। क्या दिया है हमें, रजिस्टेंस दिया है 200 ओम, एम्पियर बोल रहा हूँ 200 ओम। याद रखना है सारे रेजिस्टेंसेस, सॉरी सारे ये एसआई यूनिट्स, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। आई इक्वल टू 2 एम्पियर दिया हुआ है करंट, टाइम हमें यहाँ पर दिया है 10 आवर्स। ठीक है, और हमें चार्ज भी दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक, सिंपल पावर का फॉर्मूला लगा दे, वहां से हमारा आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। आई क्या दिया है 2 स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 200 ओम। पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 200 यानी कि 800 वॉट, यानी कि पावर हमें मिल गया कितना 800 वॉट। ठीक, अब हमें यहां पर यह देखना है कि टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ 10 घंटे में, यानी कि टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ 10 आवर्स में। ठीक, तो क्या हो जाएगा एनर्जी, पावर इनटू टाइम, टोटल पावर जो कंज्यूम हो रहा है कितने समय में 10 घंटे में, 800 इंटू 10 घंटे, यानी कि 8000 किलो, सॉरी 8000 वॉट आवर जो हमारी एनर्जी है वो कंज्यूम हुई है 10 घंटे में। इसी को हम कन्वर्ट करेंगे किलो वॉट आवर में, तो कितना आ जाएगा 8 किलो वॉट आवर। ठीक, आई होप इतनी बात समझ में आई। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस पावर का फॉर्मूला लगा के पावर निकाल लिया, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस भी पता था और हमें करंट भी पता था। उसके बाद हम ये निकाल रहे हैं कि भाई टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है 10 घंटे में। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, पावर चाहिए होगा और टाइम चाहिए होगा, है ना, कि भाई कितना पावर ले रही है बल्ब, कितने टाइम तक ले रही है, उससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना हुआ है ना, यानी कि 8 किलो वॉट आवर कंज्यूम कर रही है। ठीक, अब यहां से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है लाइट में, है ना। यहां से हमें क्या करना है, कितना एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है लाइट में, जो कि है 20% ऑफ टोटल एनर्जी। यहां पर हमें दिया हुआ है कि टोटल का 20% जो है वो कंजम्पशन हो रहा है, बाकी सब जूल्स भैया के हीटिंग इफेक्ट में चला जा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी जो कंज्यूम कर रही है लाइट कितना है 20% ऑफ टोटल कंजम्पशन। ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 8 5 छक्के 30, यानी कि 1.6 किलोवाट आवर। ठीक, इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। अब इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है और हमें कितने रुपए यूनिट मिल रहा है, 5 रुपए यूनिट। देख लो कॉस्ट कितना हो जाएगा। अब यहां से हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। कितना है भाई, 5 रुपए यूनिट है। टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है 1.6 किलोवाट आवर, यानी कि 16 5 80, यानी कि 8 रुपीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने करा है इसको, इसलिए टाइम लगा। अगेन आप इसको करेंगे तो बहुत आराम से कर पाएंगे विद इन ड्यू टाइम फ्रेम, है ना, विद इन अ मिनट हो जाएगा ये। इतना आपको फॉर्मूला नहीं लिखनी है कि भाई हम यहाँ पर पहले पावर का फॉर्मूला लिखे हैं, ये आई स्क्वायर आर लिखे हैं, ये सारी चीज़ें हम यूनिट्स को डिफाइन करें, इतना नहीं करना होगा एग्जाम में। फटाफट फटाफट चुटकी बजा के हो जाएगा।
है ना। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, आगे बढ़े। चलो अब ये बताओ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट एन इलेक्ट्रिक करंट 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू एन इनकैंडिसेंट लैम्प इन अ सर्किट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू 10 मिली सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो मैंने याद है क्लास में बोला था I इक्वल टू क्यू बाई टी। देखने में सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी बोल देगा कि चार्ज निकाल दो, है ना, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, कभी बोलेगा चार्ज निकाल दो, कभी बोलेगा टाइम निकाल दो, कभी बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट निकाल दो, है ना। तो याद रखना है इसको भी। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट, टाइम का सेकेंड। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है हमें, आई दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, जो कि बिल्कुल सही है। टाइम कितना हुआ है हमें, 10 मिली सेकेंड। लेकिन एक्चुअली में टाइम किस में लेते हैं, सेकेंड में लेते हैं, यानी कि 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 यहां पर सेकेंड हमें लेना होगा। एक्चुअली में बस यूनिट को ही समझाना था मैंने इसमें, इसलिए मैंने क्वेश्चन को रखा हुआ है। ठीक है, सिंपल है, अब रख दो 1.5 इक्वल टू क्यू अपॉन में 10 इंटू 10 टू दी पावर -3। 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 इक्वल टू क्यू। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगी, और ये 15 इंटू 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा, जो कि 0.015 कुलम्ब हमारा होगा, है ना। कुछ नहीं किया है, ये यहाँ से बाई में 10 कर दिया है और ये इससे कैंसिल हो गया है। तो समझ रहे हो ना, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, फिर धीरे धीरे वो बायो वाले होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में जनरली, इसीलिए इसको करके दिखाया। ऑफेंस नहीं हो जाना ठीक है, कि हमको बायो वाला बोल रहे हो, नहीं बायो वाला नहीं बोल रहा, बट कई बार होते हैं कि चीज़ें नहीं स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, जो आपको चीज़ें आ रही होती हैं बायो में, वो हमें नहीं आ रही होती। ठीक है, वो तो पढ़ लिया है, अब थोड़ी बहुत आने लग गई है, अदरवाइज नहीं आती थी। चलिए सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई which one of the following is connected to a galvanometer when it is converted into an ammeter। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो सर गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है। क्या है, एक डिवाइस है। बहुत बढ़िया भाई, गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है। ये यूज करने के लिए होता है कि मतलब मेजर करने के लिए होता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को ये मेजर करने के लिए होता है सर्किट में। अप टू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर तक का ये मेजर कर सकता है। ठीक है, बस सिंपल सा इसमें दो बातें याद रखना। गैल्वेनोमीटर को हम जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, और एमीटर में जब करते हैं तब कैसे होता है ना। ये दो चीजें याद रखनी है। तो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ठीक है, उस केस में लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में अगर करते हैं तो हो पाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि यहां पर अगर एमीटर की तरह वोल्ट मीटर में होता तो क्या करते आप, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर ये पूछ ले तो आप बोलोगे कनेक्टिंग a very high resistance in series। यहां पर क्या है, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, दो बातों का याद रखेंगे। 2003 में आया था, इसके बाद आई थिंक 2021 में भी आया था ये सेम क्वेश्चन, इसीलिए मैंने को लगा कि रख लेना चाहिए। ऑल दो हमने पढ़ा तो नहीं है क्लास में गैल्वेनोमीटर, मुझे ये इतना याद है ना, तो आप देख सकते हैं। बट गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चंस भी नहीं आए हैं ना, आई थिंक क्वेश्चंस भी बहुत कम आए हैं, यही वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सॉरी, एक फोन कॉल आ गया था जिसकी वजह से मेरे को पॉज करना पड़ा। ओके, ऑल तो आपको पता नहीं चलेगा ये चीज चलो एक फ्यूज दिया है, सॉरी फ्यूज के ऊपर क्वेश्चन है। अ फ्यूज इज यूज्ड इन मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज सेफ्टी डिवाइस। अगेन क्वेश्चंस पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस में भी कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद रख लेनी होती हैं। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है कि फ्यूज इज यूज्ड इन मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट फ्यूज, है ना।
ठीक है, ये पूछा गया है हमसे। तो फ्यूज किस लिए जनरली होता है ना? ये कह सकते हो कि जो फ्यूज होता है ना हमारा, वो एक ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। क्या होता है? ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस। कभी एक्सेसिव करंट आ गया तो उससे जो डिवाइस खराब ना हो जाए उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है फ्यूज, है ना। इसके अंदर एक वायर लगी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, है ना। कैसा होता है इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्यों होता है? जैसे कोई मान लो ओवरलोड हो गया है, फिर शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये ब्रेक हो जाता है ना। जैसे कि मान लो कि एक ओवरलोडिंग करंट आया तो उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो वायर जल जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन डिवाइस होता है, टीवी हो या फिर कुछ भी हो, वो बच जाता है ना। इसके लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस ये होता है इन जनरल। ठीक है, इससे ज्यादा आप चीजों को जानने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस आते हैं घुमा घुमा के, वही आपको देखना होता है कि वो वायर किस चीज की बनी होती है ना। उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक, सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो। एनडीए 2014 में पूछा गया है और ये सीडीएस 1 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है कि फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू, किस लिए होता है? ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, बिल्कुल सही बात है। ब्रेक द सर्किट व्हेन पावर गेट ऑफ, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज में। इंडिकेट इफ करंट फ्लोइंग इज इंटरप्टेड, नहीं, इंडिकेशन का काम नहीं करती है वो। कंप्लीट द सर्किट, कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सर्किट बना सकते हैं बिना फ्यूज के भी। लेकिन फिर वो क्या होगा कि जैसे ही आपका ओवर करंट आ जाएगा ना, या फिर बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट एक साथ अगर आ गया, तो फिर वो फिर बचा नहीं पाएगा और डिवाइस जो है हमारा वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेसिव करंट आए तो उससे डिवाइस खराब ना हो जाए, इसके लिए हम उसको यूज कर रहे होते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा है कि एक मेटल वायर है जिसका की लेंथ L है ना, डायमीटर D है और रेजिस्टेंस R है। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, सेम मेटल का बना हुआ है अगर वो, और सेम लेंथ है उसका, लेकिन डायमीटर को आपने दुगना कर दिया। ठीक, तो क्या होगा आंसर? पहले उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? R। तो अगर मैं डायमीटर को बड़ा कर रहा हूं, देखो क्या क्या चीजें यहां पर हैं। पहला तो रेजिस्टेंस जो इनिशियली है वो R है। ठीक है, दूसरा वायर जो है वो सेम मेटल का बना है। ठीक है, सेम लेंथ है उसका। ठीक है, अगर लेंथ सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर दोनों में। लेकिन डायमीटर यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को वो बढ़ा रहा है। अब मैंने, याद हो अगर आपको, R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो R इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मैंने बताया था। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, याद है ये चीज। यानी कि रेजिस्टेंस R तो एटलीस्ट नहीं रहेगा, अब R से कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये वाला चीज तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ये 2R हो जा रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो पाएगा। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, R/4 और R/2। इनको निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे आप? सिंपल है। पहला देख लो कि भाई इनिशियली एरिया कितना था। अगर मैं A1 की बात करूं, इनिशियली एरिया कितना था फर्स्ट वायर का, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगा दो सिंपल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर कितना है? डायमीटर हम मान लेते हैं D है। ठीक है, डायमीटर D हमें दिया भी हुआ है, तो डायमीटर का आधा हो जाता है हमारा रेडियस, और इसका स्क्वायर। ठीक, अब कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया? R इक्वल टू रो एल बाई ए वाला, तो R1 इक्वल टू रो L1 बाई A1। ठीक है, ठीक है, चलो एरिया कितना हो जाएगा, बस ये सिंपल इसमें पुट कर देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, L बाई ए कितना है? D/2 का स्क्वायर। ठीक, एक सेकंड सही से लिख देता हूं ना इसको, रो L बाई पाई इंटू D/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा? पाई एल अपॉन में रो एल अपॉन में D²/4। इस 4 को हमें ऊपर लेके चला रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू रो एल अपॉन में पाई D²। ठीक है, ये हमें पता चल गया R1। सिमिलरली अब सेकेंड वायर का हमें निकालना है। लेंथ हमारा सेम है, लेकिन डायमीटर हमारा 2D है। ठीक, निकालो एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2D है अब डायमीटर, डिवाइड बाई 2। ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना।
तो अगर इसका सॉल्व करोगे आप तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यह हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। ठीक, तो R2 कितना हो जाएगा, रो एल बाई ए, है ना, रो एल पॉन में पाई डी स्क्वायर। ये एरिया को मैंने यहां पर जस्ट पुट कर दिया है A2 को। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को कंपेयर कर देना यार, इन दोनों को कंपेयर कर दो। 4 इंटू रो एल बाई पाई डी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, रो एल बाई में पाई डी स्क्वायर। यानी कि आप देख सकते हो कि 4 टाइम्स ज्यादा है वो, है ना। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, R2 इक्वल टू R1 अपॉन में 4 कह सकते हैं ना भाई, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि R बाई 4 टाइम्स हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, अगर आप मतलब इसको डायमीटर को बढ़ा देते हो 2 टाइम्स तो। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं। अभी तक ले मेजरली हमने 2 फॉर्मूले का यूज किया है, पहला है हमारा ओम्स लॉ का और दूसरा है ये वाला R इक्वल टू रो एल बाई ए। ओम्स लॉ तो चलो काफी इंपॉर्टेंट है, एक हमने और फॉर्मूला का यूज किया है I इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके हर बार आ रहे होते हैं, है ना, जरा ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक, आगे बढ़े। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि वी आर गिवन 3 कॉपर वायर्स, 3 कॉपर वायर हमें दिए हैं, डिफरेंट लेंथ है उनके और डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हैव लार्जेस्ट रेजिस्टिविटी। क्या पूछा है हमसे, रेजिस्टिविटी पूछा है। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तब भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था मैंने, है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं बताया था बट मैंने वर्बली बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 3 कॉपर वायर है, डिफरेंट लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है ना, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है, यहाँ पर डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है। हाईएस्ट रेजिस्टिविटी पूछा हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं पूछा। ठीक, कॉपर वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, 1 mm डाया, कॉपर वायर 25 सेंटीमीटर लेंथ, 0.5 mm डाया, कॉपर वायर 10 सेंटीमीटर लेंथ, 2 mm डाया, या फिर ऑल वायर्स वुड हैव सेम रेजिस्टिविटी। याद है मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी हमारी 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका डायमीटर कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन कितना है, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। यानी कि ऑल द वायर्स वुड हैव सेम रेजिस्टिविटी, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसका 50 सेंटीमीटर लेंथ हो या फिर 25 हो या फिर 10 हो। व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टिविटी ये 2 चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि इनके ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। ठीक, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, बताओ भाई। अब पहला ऑप्शन दिया है बिकम 0, फिर क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहे हो, मत पूछो क्वेश्चन। दूसरा बोल रहा है कि रिमेन सेम, ऐसा भी नहीं होता, इंक्रीज करता है शार्पली। ठीक है, डिक्रीज नहीं करता। और एडिटर साहब प्लीज नेक्स्ट टाइम से इतने सिंपल क्वेश्चंस ना डालें, है ना। CAPF 2022 का क्वेश्चन है, ऑल्दो ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, इतना मुझे याद है क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा था इस चीज को। ठीक है, कि बहुत सारे बार आया, CDS में भी 2-4 बार पूछा है, CFF में पूछा है, NDA में भी पूछा हुआ है, तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कब होता है भाई, चलो यही बता दो, मैं सोच रहा था इसमें बताऊं क्या। तो जो हमारा करंट जो होता है ना, बिल्कुल लो रेजिस्टेंस से पास करता है, बिल्कुल लो रेजिस्टेंस जब पास करता है ना, जब लो रेजिस्टेंस से पास कर रहा होगा तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलता है करंट को, तो बिल्कुल एकदम हवा की तरह जाता है, फिर वो ओवरलोड होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, इंक्रीज करता है शार्पली, है ना, जिसकी वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट भी होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोला है व्हाई इज आर्गन गैस यूज्ड अलोंग विथ टंगस्टन वायर इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कौन सा वायर यूज करते हैं, टंगस्टन वायर। क्वेश्चन में ही कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं जो कि अगली बार क्वेश्चन जो आएगा उसके ऊपर डिस्क्राइब कर रही होती हैं उस चीज को, है ना। तो हो सकता है अगली बार टंगस्टन के ऊपर पूछ दे कि भाई कौन सा वायर यूज करते हैं बल्ब में, तो ध्यान रखना है कि टंगस्टन वायर यूज करते हैं। ठीक, यहां पर पूछा है कि भाई आर्गन गैस का क्या रोल होता है, तो कुछ नहीं होता आर्गन गैस का। आर्गन गैस पहले तो मैं बता दूं कि एक इनर्ट गैस होती है। कैसी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। ये प्रिवेंट करता है, जो हमारा आर्गन गैस है ये प्रिवेंट करता है टंगस्टन को कोरोजन से, या ये कह सकते हैं कि भाई जो प्रिवेंट करता है इवापोरेशन ऑफ टंगस्टन।
इवापोरेशन ऑफ टंगस्टन से, जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है एक्चुअली, उसको इवापोरेशन से बचाता है, ठीक है ना। तो उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब एक काम करना, अगर आपके पास बल्ब हो 10 रुपए वाली, वो पीली वाली बल्ब आती थी ना, उसका ऊपर वाला शीशा फोड़ के और उसके बाद फिर ला के चेक करना, वो तुरंत उड़ जाएगा, ठीक है। या फिर आप करके नहीं देखना भाई, है ना, ये ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर देख लेना, वो आपको दिखा देंगे, है ना, करके नहीं देखना है। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है लाइफ बल्ब की, ठीक है। पता चला सब लेके बैठे हुए हैं बल्ब फोड़ फोड़ के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है वायर का, ये क्या क्वेश्चन है, इफ इट इज स्ट्रेस्ड 10 टाइम्स रेजिस्टेंस विल बी, अच्छा सॉरी ये 2 नहीं है भाई, ये ओम है, ये ओम है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम्स इफ इट इज स्ट्रेच्ड 10 टाइम्स, तो उसके बाद आपको पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। ये हमारा मान लो वायर है, ठीक है, इसका लेंथ कुछ L है और इसका जो है वो 10 ओम्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि इसका स्ट्रेच कर दिया, अब इसको, इसका लेंथ हो गया वो 10L हो गया, और इसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है क्या होगा, ठीक। सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगेगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए, क्योंकि एरिया वगैरह की बात इसी में हो रही होती है, इस तरीके से याद रख सकते हो। इसमें एक कैच है, पता है इस क्वेश्चन में, यहां पर हमें करना क्या है, देखना क्या है मेन चीज, क्योंकि है ये सिंपल क्वेश्चन। देखो इसमें हमने बाहर से कोई मटेरियल ऐड नहीं किया है इस वायर में, ना ही इससे हम कुछ निकाल रहे हैं, बस स्ट्रेच कर रहे हैं इस चीज को, है ना, सिर्फ स्ट्रेच की बात हुई है यहाँ पर। तो स्ट्रेच में क्या होता है कि, सॉरी फॉर द ट्रबल, पास वाले लोग अपना डॉग घुमा रहे हैं तो हो सकता है आपको नॉइज आए, तो प्लीज इग्नोर दैट वन, है ना। तो इसमें हो क्या रहा है कि बस हम स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करने की वजह से वॉल्यूम के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम दोनों का सेम ही रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम, यही होता है ना, एरिया इनटू लेंथ। अब यहां पर यूज कर लो R इक्वल टू रो एल बाई ए, एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन में लेंथ हो जाएगा क्या, तो वॉल्यूम अपॉन में लेंथ, इसको एल को मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, तो रो एल स्क्वायर बाई वी, ये सिंपल सी चीज हमारे पास निकल गई, है ना। तो अगर मैं R1 की बात करूं तो रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है, जब हमने उसको किया तो 10 इक्वल टू, ये वाली चीज मैं रख रहा हूं यहां पर सॉल्व करने, अब मैं दोबारा नहीं सॉल्व करूंगा, तो रो एल स्क्वायर बाई वी यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अब R2 को भी जाऊंगा, है ना, जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस आने वाला है, वो क्या हो जाएगा, रो लेंथ को हमने कितना कर दिया है अब 10L, ठीक है, स्क्वायर अपॉन में V, ठीक। तो R न्यू कितना हो जाएगा 100 इंटू रो एल स्क्वायर बाई में V। अब ये मैं रो एल स्क्वायर बाई V की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10, इसको यहाँ पर पुट कर दो, 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000 ओम, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया 1000 ओम। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें मेन वही चीज था ना कि वॉल्यूम यहाँ पर अगर आप सेम कर दो ना दोनों का, क्योंकि वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना, इसमें कोई मटेरियल हम डाल रहे हैं अलग से, ना कुछ निकाल रहे हैं इस वायर से, बस इसको खींच के लंबा कर रहे हैं, चाहे कितना ही खींच के लंबा कर दो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना यार। एक बकेट है, अगर उस बकेट को आप ना, उस बकेट को आप बड़ा कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस आप उसको खींच रहे हैं, तो जितना पानी आता है उतना ही पानी आएगा, वैसा नहीं है खींच के लंबा कर दोगे तो और ज्यादा पानी आने लग जाएगा उसमें, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, बस यही कैच था इसमें, वॉल्यूम को आप सेम कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई, एक्चुअली ये सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको होमवर्क करो क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। ये बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर पैरेलल सर्किट दिया हुआ है, तोड़ के सिंगल सेम सर्किट में कर दो इसको सीरीज में, और उसके बाद फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके जोड़ देना, जो भी आया इसका आंसर आया 3 साढ़े 3 जो भी है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आई होप इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बनाने आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आज आपको आ गए होंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैपिडली पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज का कि आपको ये क्वेश्चंस आए, है ना, इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप एक दो बार इनको कर लोगे लूप में आ जाएंगे तो आपसे बनने लग जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके ओपिनियंस है ना, और हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जहां पर हम ग्रेविटेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।